तो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को योर स्टडी क्लासेज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सब देख सकते हैं कक्षा 10 के गृह विज्ञान जो आपकी बोर्ड ने जारी किया कल ही मॉडल पेपर 2024 का, उस मॉडल पेपर का ए टू जेड सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में है। देख सकते हैं इस पेपर पर कितना मेहनत से ए टू जेड सॉल्यूशन बोर्ड द्वारा जारी 2024 की मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में है। दोस्तों इस मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को यदि आप देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। देख सकते हैं कि जो आपका प्रश्न 34 में होता है, अंतिम प्रश्न होता है, अंतिम प्रश्न तक ए टू जेड इन आज की इस वीडियो में मॉडल पेपर के सॉल्यूशन करके लाया गया है। ठीक है, तो ऐसा ही आएगा सेम टू सेम आपका 2024 का पेपर। ठीक है, जिस प्रकार की आज की इस वीडियो में मॉडल पेपर 2024 का सॉल्यूशन कराया हूं, ठीक है, इसी प्रकार सेम टू सेम आएगा और आपको बोर्ड एग्जाम में ठीक इसी प्रकार आपको भी लिख कर आना है। ठीक है, तो सेम टू सेम ऐसा ही आएगा जिस प्रकार की इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। ठीक है, बोर्ड द्वारा जो आपका जारी हुआ है मॉडल पेपर, बोर्ड द्वारा जो आपको जारी हुआ है मॉडल पेपर 2024 का, उसका पूरा ए टू जेड सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप तो देखे ही कि किस प्रकार लिखा गया था। ठीक है, ए टू जेड सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में है। ठीक है, तो दोस्तों 95 प्लस अगर आपको भी पक्का करना है तो इस मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है 2024 का मॉडल पेपर, इसका ए टू जेड सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में देख लीजिए। आपको 95 प्लस पक्का अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आपका जो पेपर होता है खंड अ और खंड ब, दो खंडों में बना होता है। ठीक है, खंड अ और खंड ब, जिनमें से आपको खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। ठीक है, 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और इस 20 बहुविकल्पी प्रश्न को करने के लिए आपको एक अलग से OMR सीट दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है? तो एक OMR सीट दिया जाता है जिस पर आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को क्या करना होता है? फिलअप करना होता है। ठीक है, 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको क्या करना है? लिखना नहीं है, आपको फिलअप कर देना है। जो आपका ऑप्शन सही है उस ऑप्शन पर आपको क्या करना है? गोला करना है। ठीक है, तो वहां से आपको 20 नंबर होगा। ठीक है, और खंड ब में आपको लिखित होता है जो कि 50 नंबर का होता है। ठीक है, तो खंड ब में देख सकते हैं यही पेपर खंड ब का तैयार हुआ है, ए टू जेड सभी प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, और जो आपका 20 बहुविकल्पी प्रश्न है तो हमारे पास अभी OMR मौजूद नहीं है, इसलिए इस वीडियो में OMR पर नहीं फिलअप कराऊंगा। सिर्फ तो प्रश्न को जो आपका मॉडल पेपर में प्रश्न है उसको बता दूंगा कि इसका राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन सभी का बहुविकल्पी प्रश्न, ये आपका रहा बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, खंड अ में आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, देख सकते हैं 20 बहुविकल्पी प्रश्न है 20 नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश में लिखा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, इसके उत्तर वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनकर क्रमवार उत्तर पत्रक पर अंकित करें। यानी OMR सीट पर आपको क्या करना पड़ेगा? फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। आपका पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुरक्षित चेक कौन सा है? निम्न में से सुरक्षित चेक है तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्रॉस चेक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर हो जाएगा क्रॉस चेक। ठीक है, तो OMR सीट पर आपको कौन सा फिलअप करेंगे? तो सेकेंड नंबर पर आपका एक गोला इस प्रकार रहेगा। ठीक है, तो इस सेकेंड नंबर पर जो गोला रहेगा इसी को आपको क्या कर देना है? फिलअप कर देना है, इस प्रकार रंग देना है। ठीक है, इस प्रकार आपको क्या करना है? अच्छी तरह से रंग लेना है, इसी तब आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर हम सेकेंड पर। ठीक है, सेकेंड नंबर प्रश्न है कि रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। रोगी को ले जाने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? इसके यहाँ पर देख सकते हैं 4th नंबर में लिखा गया है स्ट्रेचर। ठीक है, क्या लिखा गया है? स्ट्रेचर लिखा गया है, स्ट्रेचर। तो इसका ही प्रयोग किया जाता है रोगी को ले जाने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4th नंबर हो जाएगा स्ट्रेचर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 आपका क्या है कि अशुद्ध जल से होने वाला रोग कौन सा है? अशुद्ध जल से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर 3rd नंबर हो जाएगा हैजा। हैजा जो रोग होता है वो अशुद्ध जल से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैजा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न 4 नंबर देख लेते हैं।
4 नंबर आपका प्रश्न है कि ठंड वॉशिंग मशीन से बचत होती है। वॉशिंग मशीन से बचत होती है, तो वॉशिंग मशीन से क्या बचत होती है? तो समय की भी बचत होती है, श्रम की भी बचत होती है और सर्फ की बचत होती है। तो जब तीनों सही हो जा रहा है तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी, यानी 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप OMR सेट पर इस प्रकार 4 नंबर गोला को क्या कर देंगे? फिलअप कर देंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है कि ठंडे स्पंज में प्रयोग करना चाहिए। ठंडे स्पंज में प्रयोग करना चाहिए बर्फ का पानी का कि बर्फ का कि ताज़ा पानी का कि घोली हुई बर्फ का पानी। तो ठंडे स्पंज में प्रयोग करना चाहिए, इसका राइट आंसर एक शब्द में ले लीजिए 4 नंबर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 4 नंबर हो जाएगा, घुली हुई बर्फ का पानी। ठीक है, घुली हुई बर्फ का पानी इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, 4th नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है कि वाटर फिल्टर में कोष्ठ होते हैं। वाटर फिल्टर में कोष्ठ होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाटर फिल्टर में 4 कोष्ठ होते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर हम 7 नंबर पर। प्रश्न आपका 7 नंबर है कि मोतीझरा का समप्राप्ति काल है। मोतीझरा का समप्राप्ति काल है, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 से 21 दिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7 से 21 दिन। ठीक है, इसका राइट आंसर 7 से 21 दिन हो जाएगा। ठीक है, 7 से 21 दिन, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है कि रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? तो इसका राइट आंसर 2nd नंबर हो जाएगा, फुफ्फुस। फुफ्फुस क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 2nd नंबर हो जाएगा, फुफ्फुस। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? तो फुफ्फुस में होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर 2nd नंबर हो जाएगा, फुफ्फुस। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। ठीक है, अब 9 नंबर आपका प्रश्न है कि भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है। भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वायु प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है, वायु प्रदूषण हो जाएगा। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पर कि 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति होती है। 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर 2nd नंबर हो जाएगा, 80 से 90 प्रति मिनट। ठीक है, प्रति मिनट 80 से 90। अब आगे बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न पर कि तलने की विधि है। तलने की विधि क्या है? तलने का मतलब जो तेल में तारा जाता है, तो जब तेल के अंदर डूबेगा तभी तो कोई सामान तारा जाएगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उथली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उथली गहरी हो जाएगा। ठीक है, 1st नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, गहरी हो जाएगा, 1st नंबर इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर किस पर? तो प्रश्न नंबर बात कर लेते हैं 12 पर। 12 नंबर है कि प्याज की पुलिट्स किस पर बांधनी चाहिए। तो प्याज की पुलिट्स एक शब्दों में जान लीजिए, फोड़े होने पर बांधा जाता है। जब फोड़ा हो जाए तब प्याज की पुलिट्स बांधी जाती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। 13 नंबर है कि प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी आपदा हो जाती है। जब प्राकृतिक आपके संतुलन से असंतुलन हो जाए तब आपको कौन सी आपदा का झेलन करना पड़ता है? सूखा पड़ना, बाढ़ आ जाना, भूमि का बंजर हो जाना। तो ये तीनों प्राकृतिक जब असंतुलन हो जाए, बिगड़ जाए, तब हमको ये तीनों के तीनों झेलना पड़ता है। तब तीनों के तीनों झेलना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर एक शब्द में सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी के सभी हो जाएंगे, जो भी इस विकल्प में है सभी के सभी हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 आपका है कि सूती तंतु प्राप्त होता है। सूती तंतु प्राप्त होता है, तो सूती तंतु कैसे प्राप्त होता है? तो पशुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2nd नंबर हो जाएगा, पशुओं से। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। आपका प्रश्न नंबर 15 में है, देख सकते हैं कि क्षय रोग से रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर 1st हो जाएगा, प्रोटीन। किसकी? प्रोटीन की। ठीक है, इसका राइट आंसर प्रोटीन की हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 पर
कि आदर्श बजट माना जाता है? आदर्श बजट बचत का माना जाता है। किसका? बचत का। आदर्श बजट बचत का माना जाता है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, थर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, बचत, बचत हो जाएगा थर्ड नंबर। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर आपका 17 है कि चेचक रोग फैलता है। चेचक रोग कैसे फैलता है? जल के द्वारा, रक्त के द्वारा, वायु के द्वारा? तो वायु के द्वारा फैलता है। ठीक है, इसका राइट आंसर चेचक रोग फैलता है वायु के द्वारा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर कितना पर? 18 पर। ठीक है, 18 नंबर आपका प्रश्न है कि भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष होना चाहिए। भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए, तो पाटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पाटा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 19 क्या है कि शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं? शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं? तो बाहरी कंकाल कहते हैं। कौन सी कंकाल? तो बाहरी कंकाल कहते हैं दोस्तों, बाहरी कंकाल। तो इसमें बाहरी कंकाल कहाँ पर है? देख सकते हैं बाह्य, यहाँ पर है। ये बाह्य मतलब बाहरी ही होता है, यानी शरीर का बाह्य सतह, बाहरी सतह पाए जाने वाले कंकाल को बाहरी सतह कहते हैं। फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर कौन सा है? 20 नंबर है। ठीक है, अब अविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर है कि श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध कितना का होता है? तो श्वास गति व नाड़ी गति में एक संबंध 4 का होता है संबंध। एक संबंध 4, 1 और 4 का संबंध होता है। ठीक है, तो एक संबंध 4 इसका फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। एक संबंध 4 श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध होता है, एक संबंध 4। ठीक है, अब खंड ब को मैं कॉपी पर लिख कर बताऊंगा। ठीक है, आपको कॉपी बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है ये सब कुछ डिटेल से जान सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो निर्देश को एक बार पढ़ लीजिए। निर्देश में लिखा गया कि प्रश्न संख्या 21 से जो 26 तक है सभी के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक का उत्तर आपको लिखना है 25 शब्दों में। ठीक है, 6 प्रश्न है। तो आपको अब खंड ब लिखना है ना, हल करना है खंड ब। तो सबसे पहले आप इस प्रकार लिख लीजिएगा अपने बोर्ड की कॉपी पर खंड ब। सबसे पहले बोर्ड की कॉपी पर खंड ब इस प्रकार लिख लीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिखा हूँ खंड ब और उसका लाइनिंग कर दिया हूँ। इसको अच्छा लगने के लिए मैंने क्या किया हूँ? लाइनिंग किया हूँ, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे और आपके जो कॉपी के प्रति इंप्रेस हो जाए। ठीक है, अच्छी लगेगा एग्जामिनर को तो आपको नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर क्या कर देना है? स्केल की सहायता से आपको इस प्रकार हाशिया खींच लेना है। ठीक है, हाशिया खींच लेना है इस प्रकार। ठीक है, और आप जो प्रश्न हल कर रहे हैं उस प्रश्न को आपको लिख लेना है और उसके नीचे उसका उत्तर लिखना है। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रश्न ये आप हल कर रहे हैं 21 नंबर। ठीक है, तो बोर्ड की कॉपी पर कैसे लिखेंगे देख सकते हैं। प्रश्न 21 का इस प्रकार आप लिख लीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 21। ठीक है, इस प्रकार आप प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका प्रश्न 21 नंबर क्या है? तो 21 नंबर आपका प्रश्न है कि लचीले बजट से क्या तात्पर्य है? ठीक है, लचीले बजट से क्या तात्पर्य है? लचीले बजट से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर आप इस कॉपी पर देख सकते हैं। ठीक है, आपको उत्तर लिखने की उस कॉपी पर जरूरत नहीं है। ठीक है, उत्तर लिखने की कॉपी पर जरूरत नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है, काट दीजिए इसको। सिर्फ तो सिर्फ आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21। प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है, जिस नंबर को आप हल कर रहे हैं उसका यहाँ पर लिख देना है नंबर। ठीक है, यहाँ पर उत्तर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ प्रश्नोत्तर संख्या लिखिए। ठीक है, तो चलिए 21 नंबर प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। उत्तर 21 नंबर का है कि लचीला बजट, लचीला बजट जिसे परिवर्तनीय बजट के रूप में भी जाना जाता है। जो आपका लचीला बजट है उस लचीला बजट के एक और नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम? तो परिवर्तनीय बजट। परिवर्तनीय बजट के नाम से जाना जाता है किसको? लचीला बजट को। ठीक है, गतिविधि के स्तर में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन की अनुमति देता है। क्या लिखा गया है कि गतिविधि के स्तर में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन की अनुमति देता है। लचीले बजट को आगामी अवधि के लिए पसंद किया जाता है। जो आपका लचीले बजट इसको आगामी अवधि के लिए भी पसंद किया जाता है। ठीक है, आपको ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, सिर्फ 20 वर्ड में ही लिखना है।
ठीक है। 20 शब्दों में आपको 25 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। कितने शब्दों में? 25 शब्दों में एकदम राइट आंसर देना है। अधिक आपको नहीं लिखना है, 40 वर्ड में नहीं लिखना है, 20 से 30 हो जाए, ठीक है। 20 के 30 के अंतराल में आपको लिखना है, ठीक है। नंबर 22 को हल करें तो क्या लिखेंगे बोर्ड की कॉपी पर कि लीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 22, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 22 कि 22 नंबर है कि ओजोन परत का क्या महत्व है, ओजोन परत का क्या महत्व है, ठीक है। इसका उत्तर इस कॉपी पर आप देख सकते हैं कि ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन क्या है? संभव है। यदि ओजोन परत नहीं रहता तो हमारा जीवन क्या होता? संभव नहीं रहता। इसलिए इसका महत्व लिखा गया है। ओजोन परत का से क्या तात्पर्य है? ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन क्या है? संभव है। यह परत सूर्य की उच्च आवृत्ति के परावैंगनी, यह जो परत है कौन सी परत? ओजोन परत है, ठीक है। ओजोन परत की बारे में बात की जा रही है कि जो ओजोन परत है यह सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश की जो 90 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है। परावैंगनी प्रकाश को 90 से 99% मात्रा को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। जो ये आपकी प्रकाश से परावैंगनी प्रकाश आता है, सूर्य से जो आपका परावैंगनी प्रकाश अगर धरती पर पृथ्वी पर आ जाए तो हमारे जीवन के लिए क्या होता? हानिकारक होता है, ठीक है। हानिकारक, तो ठीक है। तो उसी हानिकारक को कौन रोकता है? तो ओजोन परत। ओजोन परत क्या कर लेता है? 90 से 99% जो आपके सूर्य से परावैंगनिक प्रकाश आता है उसको अवशोषित कर लेता है ओजोन परत, ठीक है। उसको पृथ्वी तक पहुंचने ही नहीं देता है, इसलिए हानि नहीं होता है। तो ओजोन परत का ये सबसे बड़ा महत्व है, ठीक है। कि ओजोन परत का ये सबसे बड़ा महत्व है, देख सकते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं कि ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन क्या है? संभव है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनिक प्रकाश की 90 से 99% जो मात्रा को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। कहने का मतलब है हानिकारक है। यदि वो पृथ्वी पर आता परावैंगनिक प्रकाश तो जीवन के लिए हमारे क्या होता? हानिकारक है। लेकिन क्या करता है ओजोन परत? उसको ऊपर ही क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। अवशोषित कर लेता है तो वो ना पृथ्वी पर पहुंचता है और ना हम लोगों के जीवन के लिए कोई हानिकारक होता है। 23 नंबर, ठीक है। तो बोर्ड की कॉपी पर कैसे लिखेंगे? तो इस प्रकार आपको हेडिंग डाल लेना है प्रश्नोत्तर संख्या 23, ठीक है। क्या लिख लेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 23 लिख लेंगे। और प्रश्न नंबर 23 है, देख सकते हैं कि माप लेने की 2 विधियों के नाम बताइए। माप लेने की 2 विधियों के नाम बताइए, ठीक है। तो इसका उत्तर इस कॉपी पर आप देख सकते हैं आप कि नाप लेने की 2 विधियों का नाम निम्न है। नाप लेने की 2 विधियों का नाम क्या है? निम्न है। सीने का माप, कमर का माप। नाप लेने की तो कई विधियां है, ठीक है। कई विधि क्या कह रहा है? विधियों को केवल नाम लिखना है। अगर यदि कहा था कि विधियों का वर्णन कीजिए, सविस्तार आपको उल्लेखित कीजिए उसको, लेकिन कहा है क्या कि नाप लेने की हमको 2 विधियों का नाम ही लिखना है। उसको विस्तार रूप से विस्तार उसको नहीं करना है, केवल नाम लिखकर छोड़ देना है, ठीक है। तो नाप लेने की तो कई अनेक सारी विधियां है, तो 2 ही आसान विधि मैं बता दे रहा हूँ। ये आपको अच्छी तरह से याद रहेगा जिंदगी भर, जब तक आप पेपर नहीं दे देंगे, जब तक आपको ये प्रश्न आपके सामने आएगा तब तक याद रहेगा दोस्त। तो सीने का माप, कमर का माप, गले का माप, ठीक है। तो इस प्रकार आपको केवल 2 ही लिखना है। क्या लिख लेंगे? तो कमर का माप और सीने का माप, ठीक है। कमर का माप और सीने का माप, इस प्रकार 2 नाप लेने वाली विधियों का नाम लिख दीजिए, सीने का नाप और कमर का नाप, ठीक है। अब आप प्रश्न नंबर 24 कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप प्रश्न नंबर अब 24 कर रहे हैं, तो ये प्रश्न नंबर 24 कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? इस प्रकार हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 24। प्रश्नोत्तर संख्या 24, उसका उत्तर देख सकते हैं कि मोच आपके किसी लिगामेंट का फटना या उसका दर्द भरा खिंचाव होती है। मोच आपके किसी लिगामेंट का फटना या उसका दर्द भरा खिंचाव होती है। एक मोच आपके लिगामेंट के खिंचाव ग्रस्त होने से या आंशिक रूप से फटने या पूरी तरह से फटने के आधार पर हल्की, माध्यम या गंभीर भी हो सकती है।
कह रहा है कि मोच आपके किसी लिगामेंट का फटना या उसका दर्द भरा खिंचाव होती है। एक मोच आपके लिगामेंट के खिंचाव ग्रस्त होने या आंशिक रूप से फटने या पूरी तरह से फटने के आधार पर हल्की, माध्यम या गंभीर होती है। यहाँ से आप 2 नंबर पक्का कर लेते हैं। 25 क्या है? और बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। तो आपको इस प्रकार हेडिंग डाल लेना है, प्रश्नोत्तर संख्या 25। अब प्रश्न 25 क्या है कि खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ होता है? खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ होता है? तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं, इस कॉपी पर लिखा गया है। खड़े होकर भोजन पकाने से निम्न लाभ होता है। पहला लाभ देख सकते हैं कि गृहिणी के कपड़े खराब नहीं होते हैं। खड़े होकर भोजन पकाने से कौन कौन से लाभ होते हैं? तो जो गृहिणी के कपड़े जो होते हैं ये तो खराब नहीं होते हैं। अब 2 नंबर लाभ है कि बार बार उठना बैठना आपको नहीं पड़ता है। गृहिणी को बार बार उठना बैठना नहीं पड़ता है जब वो खड़े होकर भोजन पकाती है। तो ये उसका लाभ होता है कि गृहिणी के कपड़े खराब नहीं होते हैं, बार बार उसको उठना बैठना नहीं पड़ता है। अब 3 नंबर लाभ देख सकते हैं कि भोजन परोसने में सुविधा होती है। उसको भोजन परोसने में क्या होती है? सुविधा होती है। और 4 नंबर है कि रसोई घर में गंदगी कम होती है। रसोई घर में क्या होती है? गंदगी कम होती है। तो ये आपका 4 लाभ है। ठीक है, 4 लाभ कौन कौन से है? तो 4 लाभ है कि खड़े होकर भोजन पकाने से गृहिणी के कपड़े खराब नहीं होते हैं, बार बार उठना बैठना नहीं पड़ता है, भोजन परोसने में सुविधा होती है और रसोई घर में गंदगी कम होती है। ठीक है, अब आपको प्रश्न 26 नंबर करना है। ठीक है, प्रश्न 26 नंबर तक क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 26। क्या लिख लेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 26। ठीक है, नंबर प्रश्न है कि ठंडी सेंक की विधियां बताइए। ठंडी सेंक की विधियां बताइए। तो ठंडी सेंक की विधियां बताइए, तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं, इस कॉपी पर लिखा गया है। उसका हल देख सकते हैं कि ठंडी सेंक की विधियां निम्न है। ठंडी सेंक की विधियां निम्न है, इस प्रकार लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस विधि में रोगी के शरीर के चारों ओर ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़ा हुआ कपड़ा लपेट दिया जाता है। कह रहा है कि ठंडी सेंक की विधियां निम्न है। किस प्रकार से आप कर सकते हैं कि इस विधि में, सेंक विधि में रोगी के शरीर के चारों ओर ठंडे पानी में भिगोकर कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़ा हुआ कपड़ा निचोड़ लेना है। उसको क्या करना है? पानी में भिगोकर उसको निचोड़ लेना है। क्या करना है? निचोड़ लेना है। और उस कपड़े को क्या करना है? उस व्यक्ति के शरीर के चारों ओर क्या कर लेना है? लपेट देना है। क्या करना है? लपेट देना है। ठीक है, आपको ये प्रश्न 26 क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर अब बात करते हैं कौन सा? तो आप देख सकते हैं 27 से 31 तक के प्रश्न के बारे में बात करें तो इस निर्देश में लिखा गया कि प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर 50 शब्द में है। ठीक है, और 50 शब्द में आपको लिखना है प्रश्नों का उत्तर, जो कि 5 नंबर का है। टोटल 20 नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब प्रश्न नंबर आप ये 27 नंबर हल करें तो कॉपी पर क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 27। इस प्रकार हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 27। और प्रश्न 27 क्या है? प्रश्न 27 है कि कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्वों की सुरक्षा के उपाय लिखिए। ठीक है, तो इन सुरक्षा के उपाय इस कॉपी पर आप देख सकते हैं। और उसका उत्तर कैसे देंगे देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्वों की सुरक्षा के उपाय इस प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय इस प्रकार है। देख सकते हैं कि संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी 60 से 70%। कार्बोहाइड्रेट जब संतुलित आहार में हमको कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी मिलता है? 60 से 70%, तथा प्रोटीन से 10 से 12% होना चाहिए। इतना होना चाहिए। ठीक है, तो और स्वस्थ भोजन ऊर्जा बढ़ाता है, आपके शरीर के कार्यों के तरीके में सुधार करता है। ठीक है,
आपकी प्रतीक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और वजन बढ़ाने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, क्या करता है, रोकता है। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के कौन कौन से उपाय है। तो संतुलित आहार में, हमारे संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से कुल 90 से 60 से 70% तथा प्रोटीन से 10 से 12 कैलोरी होना चाहिए। ठीक है, और स्वस्थ भोजन से हमें ऊर्जा बढ़ता है। आपके शरीर के यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्यों के तरीके में सुधार करता है, आपकी प्रतीक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और वजन बढ़ाने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर है 28। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्रकार हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 28। प्रश्नोत्तर संख्या 28 क्या है कि शरीर में जल के कार्य बताइए। तो इसका उत्तर इस कॉपी पर आप देख सकते हैं, और इसका उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं कि यह मुंह, नाक और आंखों जैसे ऊतकों को नम करता है। यह मुंह, नाक और आंखों जैसे ऊतकों को क्या करता है, नम करता है। नम का मतलब ठंडा, नमी होता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह शरीर के क्या करता है, तापमान को नियंत्रित करता है। यह सही चयापचय गतिविधि को बनाए रखते हुए शरीर के अंगों और ऊतकों की रक्षा करने में क्या करता है, मदद करता है। रक्षा करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि यह मुंह, नाक और आंखों जैसे ऊतकों को नम करता है। यह शरीर के तापमान और नियंत्रित करता है। यह सही चयापचय गतिविधि को बनाए रखते हुए शरीर के अंगों और ऊतकों की रक्षा करने में क्या करता है, मदद करता है। प्रश्न नंबर 29 करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 है, एक सवाल है। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 29 है तो क्या लिख देंगे, कॉपी पर सबसे पहले लिखेंगे। अब इस प्रकार हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 29। प्रश्नोत्तर संख्या 29 इस प्रकार आप हेडिंग डालेंगे। साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपया है और इसका विक्रय मूल्य इतना तो लाभ। ठीक है, तो इसका अब सॉल्यूशन इस कॉपी पर देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। जो दिया है उसे लिख लीजिए। दिया है हमको क्रय मूल्य 1600 रुपये और विक्रय मूल्य दिया है 2000 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य हमको 1600 रुपये दिया है और विक्रय मूल्य 2000 रुपये दिया है। हमको पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है, लाभ प्रतिशत का फार्मूला लाभ गुणे 100 अपान में क्रय मूल्य होता है। लाभ गुणे 100 अपान में क्रय मूल्य होता है। तो हमको लाभ पता ही नहीं है तो कैसे लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। इसको लाभ प्रतिशत को ज्ञात करने से पहले हमको लाभ को निकालना जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर लाभ निकाला गया है। तो लाभ इजकल टू होता है विक्रय माइनस क्रय। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य 2000 है और क्रय मूल्य 1600 है। तो लाभ हमारा कितना हो जाएगा, तो लाभ हमारा 1600 रुपया हो जाएगा। ठीक है, लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हमारा 400 हो जाएगा। जब 2000 में 1600 माइनस कर देंगे तो लाभ हमको 400 रुपया प्राप्त हो जाएगा। अब हमको लाभ प्राप्त हो गया तो लाभ प्रतिशत भी प्राप्त हो जाएगा। लाभ प्रतिशत लाभ गुणे 100, ये लाभ है 400 गुणे में 100 अपान में क्रय मूल्य 1600 है। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 में 4 से 16 में भागा देंगे 4 हो जाएगा। जब 4 में 100 से भागा देंगे 25 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 25%। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। और बात करते हैं प्रश्न 30 पर। ठीक है, तो प्रश्न 30 को हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार आप हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 30। ठीक है, इस प्रकार आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 30। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि खपची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। खपची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है तो इसका उत्तर देख सकते हैं। ठीक है, और इसका उत्तर लिखेंगे कि खपची का प्रयोग कई तरह के चीजों को बनाने में किया जाता है। जैसे कि चटाइयाँ बनाने में, टोपियाँ बनाने में, टोकरियाँ बनाने में, जाल बनाने में, पुल बनाने में, मकान बनाने में इत्यादि और जैसे भी बनाने में किया जाता है। ठीक है, खपची का प्रयोग कई तरह के चीज़ों को बनाने में किया जाता है। जैसे
चटाइया, टोपिया, टोकरिया, जाल, फूल, मकान इत्यादि ये सब बनाने में खपची का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 31 करेंगे तो क्या लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे, लगे प्रश्नोत्तर संख्या 31 हेडिंग डालेंगे। क्या लिख लेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 31 हेडिंग डालेंगे। और ये 31 नंबर प्रश्न क्या है कि भोजन पकाने के क्या उद्देश्य है, तो इसका उत्तर आप इस कॉपी पर देख सकते हैं। ठीक है, और इसका उत्तर लिखेंगे कि भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। पहला है कि भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाना। भोज्य पदार्थों को क्या बनाना? सुपाच्य बनाना। सेकेंड नंबर है आहार को अधिकाधिक स्वादिष्ट बनाना। जो आप भोजन बना रहे हैं उसको स्वादिष्ट बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। भोजन बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि भोजन हमारा स्वादिष्ट होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। ठीक है, आकर्षक बनाना, आहार को विविधता प्रदान यह है लिखा गया प्रदान। ठीक है, तो आहार को विविधता प्रदान करना। ठीक है, खाद्य सामग्री को कीटाणु रहित बनाना। खाद्य सामग्री को क्या बनाना? कीटाणु रहित बनाना। ठीक है, किसी भी प्रकार के उसमें कीटाणु ना हो और आहार का संरक्षण होना। ठीक है, तो ये सब क्या है? भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य है। भोजन हमको पकाने का मुख्य उद्देश्य ये है भोज्य पदार्थों को सुचाय बनाना, स्वादिष्ट बनाना, आकर्षक बनाना, विविधता का प्रदान करना, खाद्य सामग्री को कीटाणु रहित बनाना, आहार का संरक्षण करना। ये सब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न हमको करना है 32 से लेकर 34 तक। ठीक है, निर्देश में देख सकते हैं कि प्रश्न 32 से 34 सभी के सभी दीर्घ है और इसका उत्तर आपको 100 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक जो आपका होगा 6 नंबर का होगा। इस क्या कह रहा है कि पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य है? पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य है? पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा में भी दे दिया है कि गृह गणित क्या है, इसके महत्व को बताइए। गृह गणित क्या है, इसके महत्व को बताइए। यदि आप 32 करें तो लिख देंगे कि इस 32 प्रश्नोत्तर संख्या 32। यदि आप अथवा कर रहे हैं तो इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इस प्रकार हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 32। देखिए 32 का हम अथवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अथवा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 32 का अथवा। प्रश्नोत्तर संख्या 32 का अथवा। यदि आप अथवा नहीं कर रहे तो क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 32 सिर्फ लिखेंगे 32। अगर अथवा करे तो अथवा को जोड़ दीजिए, अन्यथा अथवा नहीं करे तो अथवा छोड़ दीजिए। ठीक, तो मैंने इसको हल किया हूँ गृह गणित क्या है, कि गृह गणित क्या है, इसके महत्व को बताइए। तो इसका गृह गणित, इसका उत्तर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अथवा को यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं कि गृह गणित क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे गृह गणित। गृह गणित हेडिंग डालेंगे। गृह गणित ये शब्द में बहुत सरल आसान में लिख सकते हैं, देख सकते हैं। एकदम आपको इजीली तरीका से लिखा हूँ कि याद हो जाएगा, एकदम अच्छी तरह से अच्छा नंबर मिल जाएगा भाई। दशमलव, जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग। दशमलव, जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग ये शब्द देख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? दशमलव का मतलब, जोड़ना का मतलब, घटाना का मतलब, गुणा का मतलब, भाग। इसका मतलब क्या होगा? ये कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं? घटाना, जोड़, घटाना, गुणा, भागा, दशमलव का। तो रुपया, पैसा, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर के संदर्भ में ये सब आपको, मान लीजिए रुपया गिनना है, पैसा गिनना है, किलोग्राम में निकालना है किसी मान को, ग्राम में निकालना है, मीटर में निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है, तो आपको ये क्या दशमलव में क्या करना चाहिए? भाग, जोड़, घटाना। दशमलव में जोड़, घटाना, गुणा, भाग आना चाहिए। जोड़ना आपको आना चाहिए, घटाना आपको आना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए, भाग करना आना चाहिए। ये सब आना चाहिए, तभी तो आप किलोग्राम में, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर ये सब में निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका देख से प्रतिशत में भी इसका काम है, लाभ तथा हानि, साधारण ब्याज आदि में। ठीक है, आदि में। अब इसका क्या पूछा है? गृह गणित का महत्व भी पूछ दिया है कि इसके महत्व कहाँ पर है, इसका महत्व कहाँ पर है। तो महत्व देख सकते हैं यहाँ पर कि कपड़े मिलते समय नाप लेना तथा लिखना, उसी अनुकूल कपड़ा काटना आदि क्रियाएं गृह गणित पर क्या है? आधारित है। देख लीजिए, दशमलव, जोड़, घटाना, गुणा, भागा, प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, इन सभी का एक ही उदाहरण में समझ लेते हैं। आइए, कह रहे कि कपड़ा मिलते समय ही हमको नापना। अब मान लीजिए नाप रहे हैं तो आपको नापना आना चाहिए। तो नाप रहे हैं तो आपको
ये नाप रहे कि मीटर में नाप रहे, सेंटीमीटर में, ये सब कुछ तो मालूम होना चाहिए। जोड़ घटाना करने आना चाहिए तो अभी तो आप माप सकते हैं, अन्यथा नहीं माप सकते हैं, ठीक है। और उसको लिखना आपको आना चाहिए, लिखना आना चाहिए तभी तो लिख सकते हैं। उसके अनुकूल कपड़ों को काटना, आप माप कर, यदि आपको मापने ही नहीं आता है तो आप कपड़ा कैसे काट देंगे, कपड़ा को कैसे काट देंगे। इसलिए क्या करेंगे, नाप कर काटेंगे। तो जोड़ घटाना, गुणा भागा, प्रतिशत, लाभांश, इन सभी का इसमें उपयोग है कि नहीं है ना। एक दर्जी के पास जब कपड़ा देंगे तो इन सभी का उपयोग एक कपड़ा के उदाहरण पर ही हमने दे दिया है, ठीक है। और क्या है, आदि क्रिया या गृह गणित पर क्या है, आधारित है, ठीक है। अब दर्जी को दिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, उसके कुछ तो चार्ज तो होगा ही होगा, और चार्ज वो लेगा तो उसको पता चलेगा कि हमको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, कितना प्रतिशत का हानि हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ, उसका साधारण ब्याज, उस सब कुछ जानता है, ठीक है। तो एक कपड़े पर इन सभी का महत्व समझा दिया हूँ। गृह गणित का एक ही उदाहरण यानी कपड़े पर मैंने समझा कर पूरा एकदम डिटेल में समझा दिया, ठीक है। अब ये प्रश्न आप 33 नंबर कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 आप कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 33। इस प्रकार हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 33। और आज 33 नंबर क्या है कि भोजन परोसने की विधियों का वर्णन कीजिए। अथवा में भी दे दिया है कि रोगी का आहार तैयार करते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यदि आप अथवा करें तो अथवा लिखेंगे, यदि आप प्रश्न 33 करें तो 33 लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए 33 नंबर प्रश्न किया हूँ। तो 33 नंबर प्रश्न क्या है कि भोजन परोसने की विधियों का विस्तार कीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं, ठीक। और लिखेंगे कि हमारे देश में भोजन परोसने के लिए सामान्यतः 2 विधियां हैं और उन दोनों विधियों को विस्तार रूप से लिखना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे देश में भोजन परोसने के लिए सामान्यतः कितने विधियां है, 2 विधियां है, एक देसी विधि है और एक विदेशी विधि है। तो देसी विधि को हेडिंग डालेंगे और उसको विस्तार रूप से लिख देंगे कि देसी विधि अर्थात भारतीय विधि। देसी विधि को क्या, भारतीय विधि को ही देसी विधि कहा जाता है, ठीक है। देसी विधि यानी भारतीय विधि में भोजन भूमि पर आसन या चौकी बिछाकर किया जाता है। भारतीय विधि में क्या किया जाता है, भोजन को भूमि पर, ठीक है, भोजन भूमि पर आसन या चौकी बिछाकर किया जाता है। भोजन को कहाँ पर किया जाता है, आसन या चौकी बिछाकर भूमि पर किया जाता है। प्रत्येक सदस्य के अलग अलग थाली में भोजन को क्या किया जाता है, परोसा जाता है। ये कहाँ का विधि है, तो ये भारतीय इंडिया का विधि है, भारतीय का विधि है, ठीक है, भारतीय का विधि है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत थाली में पकाया हुआ भोजन भली भांति सजाया जाता है। थाली में पकाया हुआ भोजन को क्या जाता है, भली भांति सजाया जाता है। इसमें और आप बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, यदि आपको समय मिलता है इतना भी लिख देंगे तो आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये एकदम इजीली है, आसानी है। अब समझ लेते हैं विदेशी विधि। और विदेशी विधि क्या है, तो यह विधि द्वारा, यह विधि पराभारतीय, भारत के प्राय माने भारत के अलग है। यह विधि क्या है, भारत से अलग है, किंतु भारत में अब इसका भी काफी प्रचलन हो गया है। विदेशी विधि जो है भारत में भी इसका प्रचलन हो गया है। इस विधि का, विदेशी विधि का भारत में भी प्रचलन हो गया है। इस विधि में एक बड़ी मेज, इस विधि में क्या किया जाता है, एक बड़ी मेज हो जाता है, ठीक है। बड़ी मेज के चारों ओर क्या किया जाता है, कुर्सियों को लगा दिया जाता है। बड़ी मेज के चारों ओर क्या किया जाता है, कुर्सियों को लगा दिया जाता है। और मेज पर सभी प्रकार के क्या किया जाता है, खाद्य पदार्थ जैसे डोंगो, प्लेट आदि में खाद्य पदार्थों को क्या किया जाता है, मेज में के मध्य में सजा दिए जाता है आदि। ये सब आप बढ़ा चढ़ा कर भी लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिखना है तो इतना भी लिख देंगे, नंबर आपको फुल में फुल मिल जाएगा, ठीक है। ये सब आपको समझ में गया। अब प्रश्न नंबर 34 को तो लिख देंगे, इस प्रकार हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 34, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 34 हेडिंग डालेंगे। अब 34 नंबर प्रश्न क्या है कि घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है, एक गृहिणी को इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि घर पर सिलाई करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। घर पर सिलाई करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। इन सभी का लाभ आप देख सकते हैं। नाप के अनुसार सिलाई, नाप के अनुसार सिलाई करना, मजबूत सिलाई करना, आर्थिक लाभ होना, बचे हुए कपड़ों का सदुपयोग कर लेना,
दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग होता है। घर पर सिलाई करने से क्या होता है, कपड़ों जो बच गया कपड़ा उसका सदुपयोग हो जाता है, दुरुपयोग नहीं होता है। आर्थिक हमको लाभ भी होता है, मजबूत सिलाई भी किया जाता है, नाप के अनुसार सिलाई अच्छी तरह से किया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं धनोपार्जन का साधन, और धनोपार्जन का भी साधन बना रहता है। ठीक है, तो घर पर सिलाई करने के ये सभी के सभी लाभ है। नाप के अनुसार सिलाई, मजबूत सिलाई, आर्थिक लाभ, बचे हुए कपड़ों का सदुपयोग, धनोपार्जन का साधन, ये सब के सब। ठीक है, अब उसमें भी पूछा है और आगे भी एक प्रश्न है कि गृहिणी को इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। गृहिणी को इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि एक गृहिणी को इसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। एक गृहिणी को इसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक महिला को एक सफल व्यवहारिक जीवन जीने के लिए, प्रत्येक महिला को व्यवहारिक सफल जीवन जीने के लिए क्या करना है, उसको सिलाई करना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, और विभिन्न विषयों को समुचित ज्ञान होने के लिए, साथ ही साथ सिलाई संबंधित आवश्यक ज्ञान प्रदान करने के लिए आदि, ये सब के सब क्या है, एक गृहिणी को सिलाई करने से अत्यंत आवश्यक ये सब के सब है। ठीक है, लाभ है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर दबा कर दीजिए। ऐसे ही 2024 का जितना भी बोर्ड ने जारी कर दिया है मॉडल पेपर ऑल टू ऑल सब्जेक्ट, क्लास 10th में ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सलूशन इस चैनल पर जल्द ही एक हफ्ता में सभी के सभी मॉडल पेपर को अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, सभी के सभी मॉडल पेपर को क्या सलूशन के साथ हल करके उसको पब्लिश किया जाएगा। तो इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी हिट कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।